2 kg of ice at -20 degree Celsius is mixed with 5 kg of water at 20 degree Celsius in an insulating vessel having a negligible heat capacity। ठीक है, 2 kg आपके पास आइस है -20 डिग्री सेल्सियस की, और उसमें आपने 5 kg वाटर मिक्स कर दिया जो कि 20 डिग्री सेल्सियस का है, और जिस वेसल में मिक्स किया उसकी कोई हीट कैपेसिटी नहीं है, वो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं करेगी वेसल। ठीक है, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी है। आपसे पूछ रहे हैं फाइनल मास पानी का कितना होगा कंटेनर में। ठीक है, फाइनली इसमें क्या होगा, आइस और वाटर इक्विलिब्रियम रहेगा, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री बनेगा। अभी हम सेटल करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो उसमें पूछ रहे हैं आइस कितनी बची होगी और पानी कितना बचा होगा। ठीक है, आइस की पानी की स्पेसिफिक हीट लेनी है 1 किलो कैलोरी पर केजी। हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, या 1 किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा। और आइस की जो होती है उसकी हाफ होती है, 0.5 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो लेनी है वो हमें पता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो ये 80 किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा। सब कुछ किलो कैलोरी और केजी में हम डील करेंगे। ठीक, तो सिस्टम में क्या क्या वो समझिए। देखिए, सिस्टम में आपके पास 2 kg आइस है जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। ये सिस्टम वो है जो हीट एब्जॉर्व करेगा। और आपके पास 5 kg वाटर है जिसका टेम्परेचर +20 डिग्री सेल्सियस है, ये हीट देने वाला है। तो आइस से पूछते हैं तुम्हें कितनी हीट चाहिए। ठीक, तो आइस कहेगी कि मेरे 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में तो आइस का टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और दूसरे स्टेप में आइस मेल्ट करेगी। ठीक, तो पहले स्टेप में कितनी हीट लग जाएगी, तो वो जो होगा वो आपका आ जाएगा ms डेल्टा टी। ठीक है, मास कितना दिया 2 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हाफ किलो कैलोरी। अब आंसर सब कुछ हम किलो कैलोरी में डाल रहे हैं। ठीक है, हाफ किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -20 से 0 पहुंचना है, तो कितना टेम्परेचर बढ़ाना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको 20 किलो कैलोरी हीट चाहिए पहले स्टेप में। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, आइस जो थी -20 डिग्री सेल्सियस से आइस में ही रही, बट वो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस हो गई। अब जरा पानी से पूछें तुम कितनी हीट दे सकते हो पहले स्टेप में, तो कहेगा मैं अपना टेम्परेचर 0 कर लेता हूँ, तो कितनी हीट दे दूंगा, फिर से वही फॉर्मूला ms डेल्टा टी। मास कितना है 5 kg, एस की वैल्यू है 1 किलो कैलोरी पर केजी, और टेम्परेचर आपको कितना कम कर लेना है 20 डिग्री, तो ये 100 किलो कैलोरी हीट दे देगा। अब 100 किलो कैलोरी में यहाँ सिर्फ खर्च कितनी हुई 20 किलो कैलोरी। अब बची कितनी होगी, यहाँ पे बची कितनी होगी, रिमेनिंग 80 किलो कैलोरी अभी बची होगी। अब हम ये निकालेंगे 80 किलो कैलोरी से कितनी आइस मेल्ट कर जाएगी। पहले हम ये निकाल लेते हैं पूरी आइस को मेल्ट करने में कितना चाहिए, ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी। तो पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो वो होगा फॉर्मूला m×l। मास कितना दिया है 2 kg, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिए 80 किलो कैलोरी पर केजी, तो ये आपको 160 किलो कैलोरी चाहिए। क्या आपके पास 160 किलो कैलोरी है एक्स्ट्रा हीट? नहीं, आपके पास सिर्फ 80 किलो कैलोरी बची है। ठीक, आप पहले आपके पास थी 100 किलो कैलोरी, जिसमें से 20 किलो कैलोरी जो है वो आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो गई। अब बची कितनी 80 किलो कैलोरी। पूरी आइस मेल्ट करने के लिए 160 किलो कैलोरी चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 80 किलो कैलोरी है, तो आधी ही आइस मेल्ट होगी। आधी हीट है तो आधी ही आइस मेल्ट होगी। ठीक, तो 1 kg आइस मेल्ट हो जाएगी, यानी फाइनल सिस्टम में जो होगा वो 6 kg तो पानी हो जाएगा। 5 kg पानी था, 1 kg आइस मेल्ट होगी, 6 kg तो आपका वाटर हो जाएगा, और प्लस 1 kg क्या बची होगी आइस। और ये पूरा सिस्टम कितने टेम्परेचर पर रहा होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब भी आइस वाटर इक्विलिब्रियम रहता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितना पानी रहेगा, सो योर आंसर इज 6 kg। बी पार्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेल्सियस आर रिलीज इन ए टम्बलर। टम्बलर होता है कांच का जो गिलास होता है, उसको टम्बलर कहते हैं। ठीक है, 10 ग्राम आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस का, और उसको टम्बलर में हमने रिलीज किया। टम्बलर का वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम पानी के बराबर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एज्यूमिंग दैट द नेग्लिजिबल हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द टम्बलर बिकम्स नियरली। टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ठीक है, टम्बलर के अंदर कुछ पानी भी होगा और टम्बलर, वो सब कुछ मिलके टोटल 55 ग्राम पानी की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या हमारे सेटअप में समझिए। एक तरफ तो आपके पास 10 ग्राम आइस है, कितना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और वो मिक्स हो रही है 55 ग्राम पानी। टम्बलर और पानी मिलके 55 ग्राम वाटर की तरह बिहेव कर रहे हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा।
ठीक है, कोई भी आंसर जीरो नहीं है, कोई भी आंसर जीरो नहीं है। इसका मतलब इस पानी में इतनी हीट होगी कि इसने पूरे आइस को मेल्ट कर दिया होगा, आइस से जो पानी बना होगा उसका टेम्परेचर भी उसने राइज करा दिया होगा। ठीक है, जीरो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो मैंने कहा कि अब हम सीधे, अब हम वैसे हम चेक करते हैं हमेशा कि कितनी हीट होगी, इसके पास कितनी हीट चाहिए। अब मैं डायरेक्ट आपसे कहता हूँ कि ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप ऐसा करो कि फाइनल टेम्परेचर आप मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, और एक तरफ हम लिखेंगे हीट टेकन और दूसरी तरफ लिखेंगे हम हीट गिवन। चलो सेटल करते हैं, कितनी हीट चाहिए। तो पहले तो आइस को मेल्ट करना है, तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने में 80 कैलोरी लग जाती है, तो 10 ग्राम आइस को मेल्ट करने में 800 कैलोरी। तो आइस मेल्ट हो गई, प्लस अब आइस मेल्ट करके जो पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का, उसका टेम्परेचर बढ़ा के T डिग्री सेल्सियस करना है। तो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला फिर से MS डेल्टा T। तो मास है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 0 से बढ़ा के T कर देना है। तो इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी, इतनी हीट चाहिए होगी। अभी ये हीट देगा कौन, ये पानी देगा। तो फिर से MS डेल्टा T लगाते हैं, मास जो है 55 ग्राम है, S 1 है, और टेम्परेचर उसका 40 से घट के T हो जाना है। तो कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 40 माइनस T। ठीक, हीट दे रहा है तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जब भी टेम्परेचर ड्रॉप लिखना होगा आपको तो हम लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। जब भी हीट ले रहा है तो टेम्परेचर राइज करेगा, कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो हमेशा लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ है T माइनस 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 800 प्लस 10T, और इस तरफ 55 से 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 55 इंटू 40 माइनस 55T। ये 55T वाला इधर ले आते हैं 10, तो ये हो गया आपका 65T। ठीक है, इस तरफ कितना हो जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2200 माइनस 800, और T निकालना है तो डिवाइडेड बाई 65। तो ये आप सॉल्व कर लो और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये सारा सेटल करके डिवाइड करके आ जा रहा है 21.53 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछ रहे हैं नियरली, कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो हम क्या आंसर टिक कर देंगे, 22 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। A cylindrical metal rod in thermal contact with two reservoir of heat at its two ends conduct an amount of heat Q in time T। T टाइम में कितनी हीट कंडक्टर दे रहा है, Q। ठीक है, अब मेटलिक रॉड को हम मेल्ट कर रहे हैं और मटेरियल जो है उससे हम एक रॉड बना रहे हैं आधी रेडियस की। ठीक, ओरिजिनल रॉड से आधी रेडियस की हम रॉड बना रहे हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि जो नई रॉड बनी है अगर हम वैसे ही थर्मल कॉन्टैक्ट में लगाएं टू रिजर्वायर में, तो T टाइम में कितनी हीट वो कंडक्ट कर देगा। तो आप आराम से समझिए, जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो होता है रो L अपॉन A या L अपॉन K। ठीक, ये थर्मल रेजिस्टेंस होता है। अब आपने क्या किया, रॉड को मेल्ट किया और आधी रेडियस की रॉड बनाई। तो अगर रेडियस आपने हाफ कर दी, R/2 कर दी, तो इसका मतलब एरिया तो आपने 1/4 कर दिया होगा। एरिया अगर आप 1/4 कर दोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया 1/4 कर दोगे, तो लेंथ आप 4 टाइम्स कर दोगे। लेंथ कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो नया थर्मल रेजिस्टेंस होगा डैश, तो लेंथ हो ऊपर होगी 4 टाइम्स और नीचे एरिया हो गया 1/4 टाइम्स। तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका 16 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले अगर T टाइम में Q हीट फ्लो हो जा रही थी, तो अब T टाइम में Q/16 हीट फ्लो करेगी। सो योर आंसर इज B पार्ट। ठीक, समझ में आया आपको। हमने सिर्फ ये निकाला कि रेडियस को हाफ करने से एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। लेंथ 4 गुना क्यों हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहेगा। वही मेटल, वही अमाउंट है मेटल का जिसको हमने मेल्ट करके और हमने उसको दोबारा से मोल्ड किया है। ठीक है, मेल्ट करके एक नई रॉड बनाई है। तो अगर आपका रेडियस 1/2 हो गई तो एरिया 1/4 हो जाएगा, तो लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में अगर हम सोचेंगे तो रेजिस्टेंस आपका 16 टाइम्स हो गया। रेजिस्टेंस 60 टाइम्स हो गया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले अगर T टाइम में Q हीट फ्लो हो गई थी, तो अब T टाइम में Q/16 हीट ही फ्लो हो पाएगी। सो योर आंसर इज B पार्ट। वन ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्सड विद 1 ग्राम ऑफ आइस, देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो जरा समझिए, 1 ग्राम आइस है, कुछ दिया नहीं है, तो हम आइस को कितने टेम्परेचर पे मानेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें हम मिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम। कुछ कहा नहीं है, तो स्टीम को हम हमेशा किस टेम्परेचर पे मानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हीट लेने वाला सिस्टम है, ये हीट देने वाला सिस्टम है। तो स्टीम से पूछते हैं कि ऐसा है कि एक पहले स्टेप में कितनी हीट आप दे दोगे।
तो स्टीम कहेगी मैं कंडेंस हो जाती हूँ, 1 ग्राम स्टीम में कहती है मैं कंडेंस हो जाती हूँ और 100 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाती हूँ, तो कितनी हीट दे दूंगी? तो ये सब आप जानते हो कितनी हीट दे देती है, तो वो देती है 540 कैलोरी हीट 1 ग्राम। अब जरा आइस से कहते हैं तुमको कितनी चाहिए, 540 हमारे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है, और सिर्फ एक स्टेप हुआ है। क्या स्टेप हुआ? 1 ग्राम जो स्टीम थी वो पानी में कन्वर्ट हुई है, कंडेंस हुई है, लेकिन बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस का ही है, ठीक। अब आइस से पूछते हैं तुमको कितनी चाहिए, तो आइस कहेगी एक तो मुझे मेल्ट होने के लिए चाहिए 80 कैलोरी, 1 ग्राम को मेल्ट होने के लिए कितनी चाहिए होती है? 80 कैलोरी पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में अभी पानी बन गया, पानी का टेम्परेचर अगर 100 करना हो तो कितनी चाहिए? तो फॉर्मूला लगेगा एम एस डेल्टा टी, मास एम 1 है, एस वी 1 है और टेम्परेचर 0 से बढ़ा के 100 कर देना है, तो ये 100 कैलोरी हीट और लग जाएगी। यानी इस आइस को अगर मैं बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट करूं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं तो सिर्फ मुझे 180 कैलोरी हीट चाहिए, जबकि आपके पास अवेलेबल है 540 कैलोरी। तो इसका सीधा मतलब ये है कि पूरी स्टीम कंडेंस ही नहीं होगी, थोड़ी सी स्टीम कंडेंस होगी, 180 कैलोरी हीट देगी और ये जो आइस है ये मेल्ट होकर बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ये बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट होगी तो वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, बची हुई स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो रिजल्टेंट के मिक्सचर का टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो मिक्सचर का टेम्परेचर आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। हम इस क्वेश्चन में एक स्टेप और जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि कितनी स्टीम मेल्ट करेगी। तो अगर कितनी स्टीम कंडेंस होगी, तो अगर पूरी स्टीम कंडेंस हो जाती तो 540 कैलोरी हीट मिल जाती, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 180 कैलोरी, तो सिर्फ 1/3 हीट चाहिए, तो यानी सिर्फ 1/3 स्टीम कंडेंस करेगी। तो जो स्टीम कंडेंस करेगी वो सिर्फ 1/3 ग्राम स्टीम कंडेंस कर जाएगी, ठीक। यानी 2/3 ग्राम तो स्टीम बचेगी ही बचेगी, क्लियर। और पानी कितना होगा, बॉइलिंग वाटर कितना होगा, तो 1 ग्राम आइस का 1 ग्राम बॉइलिंग वाटर और 1/3 ग्राम स्टीम कंडेंस हो गई, तो ये 4/3 ग्राम जो होगा वो बॉइलिंग वाटर होगा। फोर बाई थ्री ग्राम जो है बॉइलिंग वाटर होगा और 2/3 ग्राम जो है वो क्या होगी, आपकी स्टीम होगी। ये फाइनल कंपोजिशन होगा इक्विलिब्रियम पे, और फाइनल टेम्परेचर आपको समझ में आ ही गया 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिया है थ्रू 12 आइडेंटिकल कंडक्टर्स मेड अप ऑफ सेम मेटेरियल एज शोन इन ए फिगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब जरा इसको ढंग से समझना है। यहाँ से जो हीट एंटर कर रही है सिस्टम के अंदर वो 2 जूल पर सेकेंड है, यहाँ से निकल रही है 1 जूल पर सेकेंड, यहाँ से एंटर कर रही है 2 जूल पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही है 3 जूल पर सेकेंड, और डी में कितनी जा रही है वो पता नहीं चल रहा है, ठीक। यहाँ से बी पॉइंट पे कितनी एंटर कर रही है 4 जूल पर सेकेंड, और यहाँ से इमर्ज कर रही है 1 जूल पर सेकेंड, ठीक। तो डी में कितनी जा रही है वो आपको पता नहीं लग रहा, तो हम क्या लगाएंगे कंसेप्ट, हम पूरे सिस्टम में नेट हीट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट हीट आउटगोइंग लगाएंगे। तो पहले इनकमिंग हीट लिखते हैं, इनकमिंग कितनी है, तो इनकमिंग जो है वो मैं येलो से दिखा रहा हूँ, तो 2 जूल तो यहाँ से एंटर कर रही है, 2 जूल यहाँ से एंटर कर रही है, 3 जूल यहाँ से एंटर कर रही है, और 4 जूल यहाँ से एंटर कर रही है। तो एंटर करने वाली हुई 2 और 2 4 और 3 7 और 4 11 जूल पर सेकेंड हीट एंटर कर रही है। इक्वल टू किसके बराबर होगा, अब जो इमर्ज कर रही है, इमर्ज को हम ब्लू से बना रहे हैं, तो एक तो यहाँ से 1 जूल पर सेकेंड, यहाँ से 1 जूल पर सेकेंड यहाँ से इमर्ज कर रही है, 1 जूल पर सेकेंड यहाँ से इमर्ज कर रही है, और डी से इमर्ज कर रही है। तो इमर्ज करने वाली 2 जूल पर सेकेंड तो मुझको समझ में आ ही रहा है, प्लस कुछ हीट जो है वो डी ई ब्रांच से इमर्ज कर रही है। तो डी ब्रांच से टोटल कितनी इमर्ज करेगी, तो ये 11 है, ये 2 है, तो डी ब्रांच से इमर्ज करने वाली होनी चाहिए 9 जूल पर सेकेंड, ठीक। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया उसमें कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ब्रांच डी इज 8 जूल पर सेकेंड, तो ये गलत हो गया, तो पहला तो आपको आंसर मैच करा नहीं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शन देखते हैं। द जंक्शन C एंड F आर एट सेम टेम्परेचर, जंक्शन A एंड G आर एट सेम टेम्परेचर, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक। और CF में कितनी हीट फ्लो होगी वो दे रहे हैं, ठीक। तो हम ऐसा ढूंढेंगे कि अगर जिस ब्रांच में कोई हीट फ्लो नहीं हो रही होगी तो उस ब्रांच के दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे या सेम टेम्परेचर पे होंगे। तो जरा चेक करते हैं, देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से 2 जूल एंटर कर रही है, ठीक, यहाँ से 2 जूल एंटर कर रही है, तो 1 जूल तो यहाँ से निकल जा रही है और 1 जूल यहाँ से निकल जा रही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। कौन सा, ये सिस्टम अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, ये समझ में आया आपको। फिर से देख लीजिए, यहाँ से कितनी हीट एंटर कर रही है 2 जूल पर सेकेंड,
यहाँ से इमर्ज कितनी हो रही है 1 जूल पर सेकंड, और यहाँ से इमर्ज कितनी हो जाएगी 1 जूल पर सेकंड। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हुआ और नीचे वाला सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब बी और जी के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और इसका मतलब सी और एफ के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो कौन कौन का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर जी का है वही टेम्परेचर बी का होना चाहिए, और जो टेम्परेचर सी का है वही टेम्परेचर आपका एफ का होना चाहिए। ठीक, तो सी और एफ का तो ऑप्शन दिया ही हुआ है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसमें, बी पार्ट। बाकी ए और जी का नहीं, हमारा तो बी और जी का आ रहा है, तो सी आंसर आपका नहीं बनेगा। ठीक, और समझते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू सी एफ, सी एफ में कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, तो वो जीरो होगा। सी और एफ में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि सी और एफ के बीच में तो कोई हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही है। तो सी और एफ तो सेम पोटेंशियल सेम टेम्परेचर पे है। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट। क्लियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं थी। Equal masses of three liquids A, B and C have temperature 10 degree Celsius, 25 degree Celsius and 40 degree Celsius respectively. If A and B are mixed, the mixture has a temperature of 15 degree Celsius. If B and C are mixed, the mixture has a temperature of 30 degree Celsius. If A and C are mixed, the mixture will have a temperature क्या होगा। तो जरा समझिए, ये सिचुएशन है, आपके पास तीन लिक्विड हैं, एक A है, एक B है और एक C है। ठीक है, ए का टेम्परेचर कितना दिया है, इक्वल मासेज है, मासेज तीनों के सेम है। ए का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और सी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहे हैं जब इन्होंने ए और बी को मिक्स किया, तो मिक्सचर का टेम्परेचर आया 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर जब बी और सी को मिक्स किया तो मिक्सचर का टेम्परेचर आया आपका 30 डिग्री सेल्सियस। अभी पूछ रहे हैं ए और सी को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना आएगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो सेटल करते हैं, तीन तीन सेटअप है, इसमें तीन तीन इक्वेशन बनाएंगे। तीनों के मास सेम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी मान लेते हैं एस ए, इसकी मान लेते हैं एस बी, और इसकी मान लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस सी। तो ए और बी को जब आप मिक्स करोगे, ए और बी पे फोकस करते हैं, तो ए हीट एब्जॉर्व करेगा और बी हीट देगा। हीट गिवन जो होगी वो हीट देने वाला सेटअप बी होगा और हीट लेने वाला सेटअप ए होगा। तो इक्वेशन वही बनेगी, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन। कितनी हीट देगा बी, तो वो आएगा एम एस बी, और कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 10 डिग्री, और ए हीट लेगा कितना, तो एम टाइम्स एस ए, टेम्परेचर इसका कितना बढ़ा है 5 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया। तो एक चीज़ यहाँ से पता लग गई कि 2 टाइम्स एस बी जो है वो एस ए के बराबर है, इक्वेशन 1। ठीक, अब जरा इधर आ जाते हैं, यहाँ क्या होने वाला है। अब यहाँ बी हीट लेने वाला है और सी हीट देने वाला है, तो सी हीट कितनी देगा, तो एम इंटू एस सी, और कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 40 से 30 हो गया, तो 10 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो इतनी हीट सी ने दी होगी, बी ने कितनी ली होगी, एम एस बी, और टेम्परेचर उसका 25 से बढ़ के 30 हुआ है, तो 5 डिग्री ही बढ़ा है। एम से एम कैंसिल, तो दूसरी इक्वेशन आ गई 2 टाइम्स एस सी इज इक्वल टू एस बी, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि ए के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डबल बी की है, और बी की स्पेसिफिक हीट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से समझिए। बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डबल है 2 टाइम्स है, वो ए की हीट कैपेसिटी है, और सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डबल बी की हीट कैपेसिटी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने मानी एस, ठीक है, सी की मैंने मानी एस, तो बी की जो है वो सी से डबल है, तो बी की कितनी हो जाएगी, तो बी की हो जाएगी 2s, और ए की बी से डबल है, तो ए की हो जाएगी आपकी 4s। क्लियर है। ठीक, अब हमें मिक्स किसको करना है, अब हम मिक्स कर रहे हैं ए को और सी को। तो जरा ए और सी को देखते हैं। सी हीट देने वाला सिस्टम है, कितनी हीट देगा, तो एम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, और टेम्परेचर उसका घट के 40 से टी हो गया, तो 40 माइनस टी, ये हीट गिवन बाई सी होगा। ए हीट लेने वाला सिस्टम है, तो कितनी हीट लेगा, एम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी 4s है, ठीक, और टेम्परेचर 10 से बढ़ के टी हो गया, तो टी माइनस 10। जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखिए, जब भी टेम्परेचर घट रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखिए। ठीक, सॉल्व करते हैं, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, ये तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4t माइनस 40। तो ये इधर आ जाएगा आपका 80 और इधर आपका हो जाएगा 5t, तो टेम्परेचर आपका आ गया 16 डिग्री। ठीक है, 16 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा जब हम ए और सी को मिक्स करेंगे।
सो योर आंसर इज ए पार्ट। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुश्किल था, मुश्किल नहीं है, एक ही इक्वेशन तो हम यूज कर रहे हैं एम एस डेल्टा टी की, लेकिन ये है कि उसको 3 सेटअप में लगाना पड़ा, ए और बी के साथ लगाना पड़ा, फिर बी और सी के साथ लगाना पड़ा, और लास्ट में ए और सी के साथ लगाना पड़ गया। क्लियर?